नमस्कार साथियों, मैं रोशन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं ये फिज़िक्स का जो है पहले अभ्यास का भाग 2 जो है, यानी इसमें शेष बचा हुआ क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो मैं उसी क्वेश्चन के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सबों से अनुरोध होगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो वीडियो या वीडियो में दी गई कंटेंट, तो आप हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और फिर हम इससे जुड़े रह सकें। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल जैसा कि हमारा आखिरी क्वेश्चन था प्रतिबिंब के बारे में, यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है, ये टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब के बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, समतल दर्पण आपको इस तरह से होगा। ये आपका जो दर्पण है ये समतल दर्पण है ना। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए, समतल दर्पण में कोई खास प्रतिबिंब में परिवर्तन नहीं होता है। बस मोटी मोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है कि इसमें प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा। और इसका आकार जो होगा, ये ध्यान रखना। दर्पण देखिए समतल है, ये कोई खास परिवर्तन मैंने पहले भी बताया नहीं करेगा। ये क्या करेगा? तो वस्तु का आकार जो होगा उसी के बराबर जो है प्रतिबिंब का आकार आपका रहेगा। तो पहला टॉपिक आपने क्या देखा? दर्पण के पीछे बना तो आभासी काल्पनिक वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। देखिए, उल्टा नहीं बनता है। समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप अब क्या है? देखिए, जैसे आप एम्बुलेंस पर देखे होंगे, तो एम्बुलेंस पर जो है, एम्बुलेंस आपको उल्टा लिखा हुआ रहता है। ऐसा क्यों रहता है? तो इसी के कारण रहता है। ये पार्श्विक प्रतिबिंब जो दर्पण पर बनता है, इसी के कारण जो है आप लोगों को एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा जाता है, ताकि जब उसका प्रतिबिंब दर्पण पर बने तो सीधा प्रतिबिंब बने। तो ये घटना हो गया। तो क्या क्या हो गया आपको टॉपिक? इसमें हो गया आप लोगों को पहला चीज़ कि दर्पण के पीछे बना तो आभासी या काल्पनिक वस्तु के बराबर, पार्श्विक बनता है वस्तु के सीधा बनता है। अब प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना आगे वस्तु रखा है। मतलब जितनी दूरी पर आप वस्तु को रखिएगा उतनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, यानी खोखले गोले का, यानी एक गोले का भाग जो होगा उस दर्पण को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। अब आपका गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। एक है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए, गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल के बारे में यहाँ पर दिया है। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट है जो मैं यहाँ बता दूँ। देखिए, ये जो आपको है ये एक गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। इसी दर्पण से कट करके आपका जो है उत्तल और अवतल दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण का ये जो बीच वाला बिंदु होता है इसको कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और उसके बाद ये इसमें एक केंद्र होता है। ये यहाँ पर एक केंद्र होगा। इस केंद्र को सी से इंडिकेट करते हैं, या इसको वक्रता केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ से जो आपको एक ये जो वक्रता केंद्र और परिधि को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको वक्रता त्रिज्या भी कहा जाता है। अब
ये यहाँ का बिंदु जो है, ये दर्पण के मुख्य अक्ष पर ये और ये बिंदु जो है, इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको P से इंडिकेट किया जाता है। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो है फोकस बिंदु होता है। क्या होता है? फोकस होता है। इसको F कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा आपको। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, आपका F हो जाएगा। यानी अब इतना चीज एक गोलीय दर्पण में होता है, और इसी दर्पण से कट के दो प्रकार का दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण बनता है। तो उत्तल और अवतल दर्पण अब बनता कैसे है? देखिए, ये इस फिगर को आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछता है। जैसे कि अब अभी आप लोगों को हम बताएंगे आगे, बस आप इस फिगर को ध्यान में रखिएगा कि ये गोलीय दर्पण है, इसमें फोकस कहाँ है, केंद्र कहाँ है, ध्रुव कहाँ है। ठीक है, और आगे हम लोग गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये उत्तल और कैसे अवतल है ना। तो जा कर के फिर हम जो है आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जी हाँ, अब देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में। देखिए, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग होता है, जिसकी बाहरी सतह को रजतित या कलई किया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए, अभी आप लोगों को हमने दिखाया था ये गोलीय दर्पण, ठीक है, और उसके बाद ये था गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष, यहाँ पर था वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव आपको यहाँ पर, और ये ध्रुव बीच में फोकस होता है। अब देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये गोलीय दर्पण का ही भाग है, बस इसमें क्या होगा, इसके बाहरी पृष्ठ को कलई किया जाएगा या रजतित किया जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको जो है अवतल दर्पण देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक किसका भाग है? गोलीय दर्पण का ही भाग है ना। तो आप समझ गए अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण जो है एक गोलीय दर्पण का भाग है, जिसके बाहरी सतह को कलई किया जाता है। और आप अवतल को इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जिसका तल अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, अवतल दर्पण में एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, अभी आप लोग गोलीय दर्पण देखे थे, कौन सा दर्पण देखे थे? गोलीय दर्पण। ये हमारा गोलीय दर्पण, ये प्रधान अक्ष, सॉरी एक मिनट, और ये हमारा हो गया था प्रधान अक्ष, ये हमारा केंद्र था, ये फोकस था। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्रधान अक्ष, यहाँ से एक सवाल पूछता है कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। देखिए, यहाँ आपको इधर ये बाहर आप यदि कलई कर दिए, अभी हम लोग आगे देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में, यदि बाहर कलई कर दिए तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, लेकिन यदि आप अंदर की ओर कलई कर दिए तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अब दोनों का यहाँ F है, ये भी F है और ये भी F है ना। अब देखिए, यहाँ पर हमको क्या देखने के मिल रहा है कि ये ध्रुव है और दर्पण के बाईं ओर जो है आपका ये फोकस है। तो ये फोकस बाईं ओर, यानी कि अवतल दर्पण का फोकस क्या हो जाएगा आपको? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो सेम उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में एक सवाल पूछता है और आप न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व कीजिएगा तो उस न्यूमेरिकल्स में भी आपको जो है इस तरह का कंटेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण, सेम आपको अवतल है, उत्तल भी है। उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण का भाग है जिसकी किस सतह को? तो भीतरी सतह को जो है रजतित या कलई किया जाता है, ठीक है। देखिए, यदि इसको रजतित या कलई नहीं करेंगे, यदि इसको कलई नहीं करेंगे तो ये परावर्तक सतह की भांति कार्य ही नहीं करेगा और यह दर्पण नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों टॉपिक क्लियर है आप लोगों का। अब देखिए, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु को परिभाषित करना है। देखिए, अवतल दर्पण आप जान रहे हैं कि अवतल, ये अवतल दर्पण है और इसमें क्या होता है, ये आपका ये आपका अवतल दर्पण है और इसमें फोकस क्या होता है? इधर होता है, यानी ऋणात्मक होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है,
कि आपको इसके फोकस को परिभाषित कराना है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। किसी अवतल दर्पण का फोकस बिंदु उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यानी कि देखिए इसको आप यहाँ से भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें जो है आप लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्या याद रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए दोनों में सेम कॉन्टेक्ट, इसलिए ध्यान में एक को याद कीजिएगा, दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सेम वही चीज़ है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना। देखिए सेम वही टॉपिक है। देखिए है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए उसमें क्या होता था, देखिए उसमें क्या होता था कि आपको जैसे आपको ये हो गया कौन सा, अवतल दर्पण। अब इसके समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तो बाहर तो जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, यहीं पर मुड़ जाएगा। तो ये हो गया इसका फोकस। बट इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती आएगा कहाँ से, यहाँ पीछे से फोकस से। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया। फिगर से आप लोगों को क्लियर है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कौन क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में बड़ी अच्छी तरीके से आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, 5 नंबर का सवाल, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है। किरण मतलब आरेख के द्वारा वस्तु की स्थिति और वस्तु की प्रकृति के बारे में आप लोगों को पूछता है। जैसे कि पहला सवाल, हम इस पर जो है इस टॉपिक पर हम लोग मोटा मोटी बात करेंगे। देखिए हम जानकारी आपको पूरा दे देंगे, बट क्या है कि ये टॉपिक आपको फिगर खींच करके प्रयास करना होगा। तो जो बेसिक मेन जानकारी है वो हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें जब भी आपको क्वेश्चन दे तो कुछ चीज़ कॉमन होता है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि दर्पण कौन सा है। तो यहाँ दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण आपका इस तरीके से बनेगा, आप बना लीजिए। उसके बाद दूसरा काम आप क्या कीजिएगा, तो प्रधान अक्ष आप खींच दीजिए स्केल से। प्रधान अक्ष के बाद आपको जो दूसरा काम है वो आपको एफ और सी दिखाना। अब एफ और सी कैसे दिखाइएगा, देखिए आप स्केल से यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप 4 ले रहे हैं तो 4 इधर भी ले लीजिएगा, यानी कि कुल आप 8 ले लीजिएगा। समझ में आ गया, ये 4 और ये 4 यानी कि दुगुना होता है। इस मेथड को आपको फॉलो करके चल रहा है। ठीक है, तो हम ले लिया। अब इतना काम हो गया, ये काम बेस है। यहीं से अब आपका मेन क्वेश्चन, पहले तो आपने देख लिया कि दर्पण कौन सा है, इतना काम कर लिया अपने मन से। इसमें आपको दिया नहीं रहेगा कि 4 सेंटीमीटर, आपको अपने मन से खींच लेना। ठीक है, अब वस्तु स्थित कहाँ है, जैसे देखिए यहाँ पर कहाँ स्थित है, अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच। तो देखिए ये आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पर ये बिंदु, ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इस दोनों के बीच में वस्तु स्थित है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में जब वस्तु है तो वस्तु को आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ वाला जो कोण बनेगा ये समकोण बनना चाहिए। ठीक है, यदि ये समकोण नहीं बनेगा तो स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब वो सही नहीं बनेगा। ठीक है, समकोण बनाना है। ठीक है, आप समकोण, फिर क्या कीजिएगा, तो एक यहाँ से जो है प्रतिबिंब, यहाँ से वस्तु के मतलब ए मान लीजिए, जैसे आप ए और बी मान लिए, तो ये जो है
आप ए बिंदु से जो है एक समकोण पर ही, किस कोण पर, समकोण पर आप जो है कहाँ लेके जाइएगा, तो दर्पण तक लेके एक चला जाइएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा काम, पहला काम देखिए, सबसे पहले तो बेस तैयार किए, बेस तैयार करने के बाद आपने इस तरह से किया, वस्तु को दर्शा दिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि ये जो बिंदु है यानी दर्पण के पृष्ठ वाला जो बिंदु है, इसको फोकस से होकर के आपको गुजार देना है, और यहाँ का जो केंद्र है, वक्रता केंद्र से आपको वस्तु को ले जाके ऐसे गुजार देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए अब दोनों जाएगा। अब यहाँ आपको फिगर से देखने से स्पष्ट है कि इसको यदि हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो ये कभी नहीं काटेगा, तो फिर क्या करेंगे, तो इधर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब इधर जो है हम पीछे आगे जो है वास्तविक रूप में नहीं बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दर्पण के पीछे वाला भाग होगा, इसको काल्पनिक रूप से बढ़ाएंगे। तो इधर क्या करेंगे, हम लोग डॉट 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 कर देंगे, ये रेखा अपने जा करके एक बिंदु पर काट देगा, और वहाँ से जो है क्या होगा, प्रतिबिंब। फिर यहाँ पर देखिए मैं गलती कर दिया, देखिए कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब को सीधा नहीं डॉट डॉट में ही दर्शाना है, तो इस तरह से हम दर्शा देंगे। देखिए आपको कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा। अब आपको फिगर जो बना हुआ है उससे हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। देखिए देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वस्तु है रखा हुआ, सेम टू सेम सब चीज़ आपको जैसे हम बताएं। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो ये डैश बी डैश बना। अब इस बेस पर ये आप जब आरेख खींचेगा, तो आरेख के बेस पर आपको आंसर लास्ट लिखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखिए तो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब ध्रुव कहाँ है, यहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। पीछे बनेगा तो कैसा बना, आभासी बनेगा। आकार आप देख रहे हैं वस्तु से बड़ा बनेगा, और ऊपर बन रहा है, जिस जिस और वस्तु है उसी और जो है प्रतिबिंब बन रहा, मतलब सीधा बन रहा। वही यदि नीचे बनता तो वो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता है। इसी को आप आवर्धित भी कह सकते हैं, है ना। आवर्धित मतलब हो गया वस्तु से बड़ा बन रहा है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी टॉपिक से सेम बेस पर जो है आप लेकर के चलिएगा। तो आप उत्तल दर्पण सेम है, अवतल दर्पण के सामने जो है आपको कहाँ पर रखना है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है। अब वस्तु आपका कहाँ पर हो, फोकस पर हो, वस्तु आपका कहाँ पर हो, फोकस पर, तो फोकस पर रख दिए। अब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। देखिए अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा यानी नीचे की ओर बड़ा, दर्पण के सामने सामने यानी इस ओर बनेगा, इस ओर ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। इस ओर बनेगा, और कहाँ पर बनेगा, तो अनंत में बनेगा। और दर्पण के सामने बना तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। इसका एक और वीडियो हम शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे, उसमें आपको एक चार्ट के द्वारा जो है टोटल कॉन्सेप्ट बता देंगे। इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, एक सवाल यहाँ से निश्चित रूप में पूछता है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर आपको रखा है कि आपको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है, सेम टू सेम है जो प्रोसेस आपको बताए हैं, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, और आप लोगों को टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो मैं शुरू में बताया हूँ उसी प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए, और उस प्रोसीजर से आपका ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप उतार लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन। इस तरह से आप लोग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अवतल दर्पण के जो है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र के सामने यदि स्थित है तो क्या होगा, तो ये टोटल आपको नोट डाउन जो करना है, तो आप वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिगर ज़रूर बना लीजिएगा। जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यदि आया, वैसे तो कुछ दिनों से देख रहे कि नहीं पूछ रहा है, लेकिन यदि आया तो 5 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। 5 नंबर आपका रखा हुआ है, और बड़ी ईजी वे में। और ध्यान रखिएगा, यदि आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, यदि आप इसको समझ पा रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ जो अंक गणित देगा आपको, इससे जुड़ा जो अंक गणित देगा वो आपका कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए ध्यान देना है और इसको समझते हुए बना देना है, ठीक है। आप इस फिगर को भी देख लीजिएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और पुनः आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप कोऑपरेट कीजिए,
आपका कोऑपरेशन जो है हमारे लिए मोटिवेशन है। आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिनको भी लगे कि इस चैनल से किसी को हेल्प मिल सकता है तो आप हमारे चैनल को प्रमोट ज़रूर करें। और हम चैप्टर वाइज जो है A to Z वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपको एक भी क्वेश्चन यदि इससे बाहर चला गया तो फिर आपको कहिएगा। आपका यदि आप तैयारी सही से कर रहे हैं तो 100 में 100 नंबर की गारंटी मैं देता हूं, पर तैयारी करना होगा जी तोड़। अब जैसे यहाँ पर फिर अवतल दर्पण के बारे में है, वस्तु कहाँ है, अनंत में है, अनंत में रखा है तो कहाँ बनेगा, इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो है देखिए, वो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले में निश्चित रूप में पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ प्रयोग अवतल दर्पण का किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है आपको हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब आप कहिएगा कि सवाल ये भी पूछता है कि हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है सर कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा बनता है। तो बड़ा बनने के कारण चेहरा स्पष्ट दिखता है, इसीलिए हजामती दर्पण के रूप में। वाहनों की हेडलाइट आप देखते होंगे कि गाड़ी में जो है सामने की तरफ ऐसे बॉल लगा रहता है, तो ऐसे प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट समांतर कुहासे के टाइम में आपको देखने के लिए ऐसा मिलेगा, है ना, तो रहता है। तो ये जो दर्पण है आपको, ये पीछे की ओर बल्ब के पीछे जो ये जो लगा हुआ है इसी को कहा जाता है अवतल दर्पण, है ना। सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, डॉक्टरों के द्वारा जो है कान नाक गला में प्रकाश को एक जगह पे केंद्रित करने के लिए जो है इस तरह के लेंस का जो है इस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से अगला हमारा टॉपिक है कि ये वाला कि आपको उत्तल दर्पण के सामने वस्तु यदि रखा है तो कहाँ होगा, तो सेम आप इसको देख करके उतार लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है सेम कि उत्तल दर्पण के बारे में आप जान गए, तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता, सॉरी उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो देखिए, उत्तल दर्पण क्या करता है कि इसका जो पृष्ठ जो है उथला रहता है, यानी ऊपर की ओर उभरा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है कि बड़े से भूभाग का, है ना, इसमें क्या होता है कि बड़े से भूभाग का प्रतिबिंब जो है एक छोटे से दर्पण में बन जाता है। इस कारण से क्या होता है कि हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और यदि किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके आप सवाल पूछ लीजिएगा। कुछ कमी हो तो भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ़ हमें नहीं है, क्योंकि आप हमें गाइड कीजिएगा तो इससे हमें मोटिवेशन ही मिलेगा, फिर हम इस पर और आगे काम करेंगे। ठीक है, एक सवाल ऑब्जेक्टिव में यहाँ से सवाल आता है, दर्पण सूत्र क्या है, आगे लेंस सूत्र भी मिलेगा। तो देखिए, दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए यहाँ 1/f। देखिए, आप जो है इसमें फोकस f है, ये तो जान रहे हैं, u और v क्या है। देखिए, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, u जो है आपको क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और उसके बाद v क्या है, तो v है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, u क्या है, वस्तु की ऊंचाई, v क्या है, प्रतिबिंब। जैसे u v w, तो u के बाद v आता है ना, तो u हो गया वस्तु, v हो गया प्रतिबिंब, और उसके बाद f हो गया फोकस। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना, यही प्रश्न है जो आपको अंक गणित वाला जो प्रश्न देगा इसमें, तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके आपको बनाना है। तो माइनस प्लस आप सारा जान ही रहे हैं। उसके बाद हमारा है कि आवर्धन क्षमता क्या है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो है आवर्धन क्षमता कहते हैं। और देखिए, आवर्धन जो है ये माइनस प्लस होता है, ये डिपेंड करेगा कि दर्पण कौन सा है। तो इस तरह से हमारा जो है ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। तो
तो अभी इसमें जो है जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा लिखवा दिए हैं। कुछ और बचा हुआ है तो इसका भाग 3 लेकर हम निश्चित रूपेण आएंगे। उसमें जो भी बचा कुचा होगा वो सारे विषय वस्तु को कवर कर लिया जाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नए अभ्यास में। तो आप लोग से आखिरी अनुरोध होगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो भी, और यदि कुछ कमी नज़र आया हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उसको देख करके फिर उस पर कुछ सुधार करें। और उसके बाद अपने दोस्त मित्र सगे संबंधी यदि कोई है जिसको कि आप इस वीडियो से हेल्प मिल सके तो निश्चित रूप में उसको शेयर कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।